व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए वाला। आज के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं संसाधन और विकास। तो आइए शुरू करते हैं। संसाधन का विकास हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं संसाधन क्या है, इसके बारे में बता चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति का ही देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, यानी बहुत छत पहुंचा दी है, उन्हें रद्द कर दिए, एकदम किसी काम का नहीं रहा। और दूसरा है जैसे कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, यानी संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। अब प्रश्न उठता है कि आज हमें संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा क्यों आवश्यक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना न करे। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं क्षति, गरीबी और रोगों से दूर करना और पर्यावरण को अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। अब संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधन नियोजन विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में, जहां संसाधनों का उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधन की अधिकता और दूसरी तरफ कमी है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मानव जीवन के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन को आसान और सुखद बनाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में हैं, अतः इन संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग से इनके समाप्त होने की संकट रहता है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। और प्रश्न ये उठता है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? ऐसे भी प्रश्न आएगा। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। भारत जलवायु विविधता वाला देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां एक प्रकार के संसाधन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अन्य संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में है, जबकि कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां संसाधन की अत्यधिक कमी है। और अतः संपूर्ण देश में संसाधनों का समान रूप से उपयोग कर संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों का पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। संसाधनों का संरक्षण। मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। विश्व में अधिकांश संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः उनका कम मात्रा में अधिक एवं सुरक्षित उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। यह क्यों आवश्यक है?
पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे और कुछ ऐसे हैं संसाधन जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला आदि। इन संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है और इसके लिए हमें इन संसाधनों का उपयोग धैर्य से करना होगा, या अगर हमने इन संसाधनों का संरक्षण नहीं किया, जो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। भू संसाधन क्या है? भू संसाधन में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध में भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। तो भू उपयोग में जैसे कि आधा 27% पठार है और कहीं 30% पर्वत हो गया, 43% हो गया मैदान। तो ऐसे ही है, भूमि का उपयोग किस तरह से होता है? तो भू भू का उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जा सकता है। वन हो गया, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वन है, तो ये इनका उपयोग हम वन में तो खेती थोड़ी ना कर सकते हैं, तो ये हो गया वन। तो इसका उपयोग हम उसमें मतलब नहीं कर सकते, उसमें खेती नहीं कर सकते हैं इसको। तो अब दूसरा हो गया जैसे कि कृषि के लिए अनुपलब्धि भूमि। वन में कृषि के लिए अनुपलब्धि भूमि, वन में हम कृषि नहीं कर सकते हैं, वो उपलब्ध नहीं है, यानी अनुपलब्ध है भूमि। और बंजर तथा कृषि आयोग भूमि, बंजर भूमि में मतलब वहां पे हम बंजर भूमि में कृषि नहीं कर सकते हैं, ये अयोग्य भूमि है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़क उपयोग इत्यादि। गैर कृषि क्या है? प्रयोजनों में यानी जहाँ इमारतें, अगर हम किसी जगह पे हम मतलब इमारत या सड़क या उद्योग उद्योग कुछ भी हम मतलब उसको तैयार करनी है, इमारत तैयार करनी है, तो वहां पर हम उसको हटाकर वहां कृषि नहीं ना कर सकते हैं, तो ये हो गया गैर कृषि। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि कृषि अयोग्य भूमि हो गया, जहाँ प्रति है वहां पर तो हम खेती भी नहीं कर सकते हैं, वो प्रति है। अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि। अस्थायी चारागाह जहाँ मतलब चार मतलब कि गाय या फिर सारे पशुओं के लिए वो चारागाह हो गया, उसमें खेती नहीं कर सकते हैं। और अन्य गोचर जहाँ गायों को मतलब खाना खिलाया जाता है, तो ये हो गया विविध। अब अगला है कि विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध लाए यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 वर्षों से अधिक खेती न की गई हो, यानी कम की गई हो। अब प्रति भूमि वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, और वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई है, यानी न की गई हो शुद्ध। अब हो गया 5वां शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े
कि आप अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% यह भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण ये न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वालों को भी बल मिला है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भूमि निम्नीकरण के उपाय क्या हैं? पेड़ों की रक्षक कोयला, पशु रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर और स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी रोका जा सकता है। भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जलों को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।